तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा, एक जले हुए स्कूल की और दूसरी तांगे वाले की, जो कि अक्सर रातों को लोगों को डराया करता है। बस आप यूं ही मुझे कहानियाँ भेजते रहिए और मैं आपके लिए लगातार इसी तरह कहानी लाता रहूँगा। कहानियाँ भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। बाकी दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी आपके अपने महेश के साथ। दोस्तों, आज YouTube के माध्यम से मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पर किसी का भी विश्वास कर पाना आज के ज़माने में मूर्खता समझी जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये बात बताकर अपने मन और दिल से इस राज को उतारना चाहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप है और मेरा घर उत्तर प्रदेश में गोरख जिले के एक दूर दराज गांव होशियारपुर में पड़ता है। मेरे घर में माता पिता और भाई भाभी हैं और दूसरी ओर मेरे मामा के घर पर मामा मामी और उनका एक लड़का है जिसका नाम सुमित है। ये कहानी उन्हीं के गांव की है। साथियों, गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव मथिया गया था। वैसे गांव का नाम तो मथिया है, लेकिन लोग उसे शमशानपुर भी कहते हैं। और ठीक इसके पीछे की कहानी मुझे तब पता चली जब मैं मामा के घर को ही जा रहा था। मामा को जब पता चला कि मैं उनके घर जा रहा हूं, तो उनका कॉल मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा कि देख प्रदीप, अगर तुझे आना है तो अंधेरा होने से पहले गांव आ जाना। ऐसा बिल्कुल ना हो कि शाम के बाद आए, क्योंकि उस समय गांव का माहौल ठीक नहीं रहता। उस समय आना तुम्हारे और हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने मामा से पूछा कि ऐसा क्यों बोले, तो सामने से मुझे जवाब आया कि जितना बोले हैं उतना करो। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गांव में चोरी गुंडाई ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि उस गांव के बारे में ये सब कुछ बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के कई लोगों के बारे में मैंने सुना है, कोई काम काज नहीं करते, बस लोगों को ठगना और लूटपाट करते हैं। पर खैर, मैंने इन्हीं सब को सोचकर जल्दी से दिन के उजाले में अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल गया मामा के घर की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैं मामा के गांव के करीब पहुंचा तो अचानक मुझे गुटखा खाने की तलब लग गई। मैंने बाइक रोककर जब गुटखा खरीदा तो दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। मुझसे कहने लगा कि अरे प्रदीप, वाह, तू बड़े दिन बाद आया रे। मैंने दुकान वाले से कहा कि हाँ भोले भैया, आपको देखे कितने दिन हो गए, पर आपकी दुकान को क्या हुआ? पहले तो इतना भीड़ होती थी और आज बिल्कुल खाली। भोले भैया निराश मन से बोले कि हाँ प्रदीप, वाह, क्या बताऊं, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो कोई भी मुसाफिर इस गांव के आसपास रुकता नहीं है। बहुत कम लोग ही इस गांव में आते हैं, वो भी वो लोग जिनको कोई काम हो या वो जो किसी से मिलने आए हो। और तो और सबके सब दिन में ही आते हैं और दिन में ही निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं भोला भैया की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया, मगर मैंने इसका कारण नहीं पूछा और मैं मामा के घर की ओर निकल गया। पूरे रास्ते मुझे एक आदमी नहीं दिखा। ऐसा लगा मानो जैसे दिल्ली की गर्मी में दोपहर में एकदम शांत रहता है। मगर कितना अच्छा लगता है, गांव में चलती रोड पर कोई खेतों के पास दिखता है तो कोई रोड में पैदल चल रहा होता है। पर खैर, मैंने मामा के घर पहुंचते ही मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सुमित से गले मिलकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। दिन का समय हो चुका था। दोपहर में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ठीक 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सुमित से कहा कि चल भाई, तालाब के पास घूमकर आते हैं। सुमित ने मेरी बात सुनी और चुपचाप दोबारा सो गया। कहने लगा, अभी नहीं जाते, अभी अंधेरा होने वाला है। मैंने उससे कहा कि अंधेरे से क्या मतलब, अब हम खो थोड़ी ना जाएंगे, अब हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन सुमित ना में सर हिला रहा था। मैंने भी सुमित को कह दिया कि भाई चलेगा तो ठीक है, वरना मैं अकेले ही चला जाता हूँ। मेरी इस बात पर सुमित सोचने लगा और एकदम से खड़ा उठकर बोला, चल ठीक है, पर 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने कहा एकदम ठीक है, चल चलते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। उस दिन बहुत कम लोग दिखाई दिए। मैंने सुमित से पूछा
कि भाई एक बात बता, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, लोग दिखाई नहीं देते। सुमित ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, और हम चलते चलते तालाब के पास पहुंच गए। मैंने वहां पहुंचकर खूब फोटो खिंचवाई और कुछ ही देर बाद सुमित कहने लगा कि चल अब तो घूमना हो गया, वापस घर चलते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। रास्ते में चलते वक्त मेरी नज़र गांव के एक जले हुए स्कूल पर पड़ी, जो कि बहुत पुराना स्कूल था। उसे मैं बचपन से देखता आ रहा था। मैंने उस स्कूल को देखकर पूछा कि सुमित, ये स्कूल जला क्यों है, क्या हुआ इसे? मेरी बात सुनकर सुमित की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। कहने लगा कि भाई ये सब मत पूछ मेरे से, तू घर चलना, मैं तुझे सब घर चल के बताता हूँ। मैंने सुमित की ओर देखा और सोचने लगा कि इसको क्या हुआ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई चोरी की हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, घर पर बता दियो। इसके बाद वो अचानक जल्दी जल्दी चलने लगा। हम दोनों ठीक जैसे ही घर पर पहुंचे तो मामा हमें डांटने लगे। मामा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमित को डांट रहे थे कि माहौल कितना खराब है, दिखाई नहीं देता। मैं तो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। 2 घंटे बाद मामी खाना बना कर लाई। मैंने तो वो खाना बड़े ही मज़े से खाया। कुछ ही देर में सुमित के रूम में बिस्तर लग गया था, लेकिन वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने सुमित से कहा कि यार सुमित, बहुत गर्मी लग रही है, चलना छत पर सोते हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि गाँव में छतों पर सोना बहुत आम बात होती है। सुमित लेटे लेटे ही बोलने लगा कि भाई इस गांव में कोई छत पर नहीं सोता। मैंने तुरंत कहा क्या छत पर भूत आते हैं? मैं हंसने लगा। सुमित ने कहा कि छत पर तो भूत नहीं आते, लेकिन दिखाई ज़रूर दे जाते हैं। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? उसने कहा कि तू मान नहीं रहा, पर ऐसा होता है। मैंने कहा कोई नहीं दिखेगा, जो होगा देख लेंगे। और तूने ही तो कहा छत पर थोड़ी ना आएगा, तो क्या टेंशन, क्या पता आज मुझे भी कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, सुमित ने तुरंत बिस्तर उठाया और चुपचाप छत पर जाकर लेट गया। मैं छत की चारों ओर घूम रहा था। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उस दिन मुझे समझ आया कि इस गांव को लोग शमशानपुर क्यों कहते हैं। क्योंकि अचानक से जो आसमान बिल्कुल साफ था, उस पर एकदम काले अंधेरे बादल छा गए। लेटे लेटे जब मेरी आंखें खोली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश होने वाली है। उसी वक्त मेरे कानों पर एक गीत की आवाज़ सुनाई दी। सुनने में लग रहा था जैसे कुछ लड़कियां गाना गाते गाते स्कूल ड्रेस में कहीं जा रही थी। जब मैंने खड़े उठ के देखा तो सच में ऐसा ही था। मुझे हैरानी हुई कि इस टाइम पर कौन सा स्कूल चलता होगा। मैंने ध्यान से उन लड़कियों का चेहरा देखने की कोशिश की तो न जाने क्यों सबका चेहरा मुझे काला ही नजर आ रहा था। ये सब देखकर उस चीज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने सुमित को उठाया और उससे कहने लगा कि सुमित उठ उठ यार, वो देख लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वो भी इस टाइम। सुमित एकदम से उठा और डर गया। कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना रात को भूत दिखते हैं, ले देख ले अब। और हाँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो तुरंत ही मुझे खींचकर नीचे की ओर ले गया। मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी, मगर सुमित बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ देर मैं अपना सर पकड़कर बैठा रहा। फिर मैंने सुमित से पूछा कि सुमित भाई, ये सब क्या है? इससे पहले तो मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक मैं कितनी बार आ चुका हूं। दोस्तों, मेरी शक्ल देखकर सुमित ने मुझे आराम से बैठाया और शांति से बताया कि ये भूतिया चीजें 2 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जो लड़कियों को तुमने छत से देखा था, वो सब लड़कियां हर रोज रात को गांव में अपने अपने घर से निकलकर वो जो जला हुआ स्कूल है वहीं जाती है। लेकिन उस वक्त ध्यान से देखने पर उस टाइम वो जला हुआ स्कूल एकदम से नया हो जाता था। सुबह होते होते उस स्कूल में फिर से आग लग जाती। कई लोगों को तो वहां से दर्द भरी चीखने और चिल्लाने की आवाज भी आती है। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि स्कूल के आसपास के लोग दर्द भरी आवाजों को सुन सुनकर अपना घर छोड़कर चले गए हैं। बस उस तरफ कुछ ही लोग बचे हैं जो कि जी रहे हैं, परंतु नहीं मालूम कब तक। उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो भी कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने सुमित से दोबारा पूछा कि अच्छा, पर ये सब हुआ कैसे? तभी
सुमित ने मुझे एक नई कहानी सुनाई। उसने कहा कि 2 साल पहले इस स्कूल में एक लड़की थी प्रियंका नाम की, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसका दिल बस पढ़ाई में लगता था। वो ज़्यादातर अपने घर से बाहर भी नहीं आती थी। पर मेरे दोस्त कब तक इसी स्वभाव के कारण गांव के कुछ मनचले लड़कों की बुरी नज़र पड़ी। वो उस लड़की को पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो बहुत ही शरीफ लड़की है। उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना था, पर क्या कर सकते हैं। एक दिन की बात है, उन लड़कों ने उस लड़की को तालाब के किनारे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगे। प्रियंका उस वक्त बहुत घबरा गई। वो उनको हाथ जोड़कर मना करने लगी, कहने लगी कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे स्कूल जाना है। उन लड़कों ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और उसका रास्ता छोड़ दिया। ये उस लड़की की खुशकिस्मती थी। प्रियंका चुपचाप स्कूल चली गई। लेकिन प्रदीप, उन लड़कों में एक लड़का था जो कि मुखिया का बेटा था। उसको उसका इनकार ना करना इतना बुरा लगा कि उसने उसी दिन अपने दोस्तों और आदमियों के साथ मिलकर ठीक उसी स्कूल के बाहर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वो वक्त इतना बुरा था कि मैं तुझे बता नहीं सकता। उस आग में सब झुलस गए। दर्द भरी कराहट पूरे गांव में गूंज उठी थी। और तो और पूरे गांव में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको बचाने के लिए जा पाए, क्योंकि वही मुखिया का लड़का अपने आदमियों के साथ खड़ा था और देखने पर खुश दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव में इतना बड़ा कांड हो गया था, पर इस घटना के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वो स्कूल को ताला लगा दिया गया। समय ऐसा बीता कि एक दिन अमावस्या की रात को अचानक से जो लड़कियां जलकर मर गई थी, वो अपने घर से निकली। उन्होंने मुखिया के लड़के को उसके घर से उठाकर धीरे धीरे स्कूल की ओर ले गई। न जाने रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह के टाइम में वो लड़का खुद को जलाकर मर गया। कहते हैं तब से यह हर अमावस्या की रात को ऐसे ही रात को निकलती हैं और अपने घर से स्कूल की ओर जाती हैं। कई बार तो वो हर सुबह जलती हैं और रोती बिलखती हैं। ये सब मेरी आंखों देखी नहीं है। जो लोग आज गांव छोड़कर चले गए हैं, ये सब उनकी कही हुई बातें हैं। बात इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग इस गांव में आने से डरते हैं। कई बार तो लोग गांव के नाम से वापस चले जाते हैं और रात के समय तो कोई गाड़ी वाला तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, सुमित की बातें सुनने के बाद मेरे सारे मिथ क्लियर हो गए। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी देखूंगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर खैर, इसके बाद मैंने एक शब्द नहीं पूछा और ना ही मुझे इसके बारे में जानना था। मैं बस अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहा था। यकीन मानिएगा, मैं उस दिन के बाद से अपने मामा के घर वापस दोबारा नहीं गया। और तो और इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहेगा। नहीं मालूम आपको यकीन कैसे दिलाऊं, मगर ये सब मेरे लिए बहुत ही डरावने सपने की तरह था। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। बात कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की है। और तो और ये घटना एकदम सच्ची है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले मेरे गांव के पक्के पुल पर घटी थी। यह बहुत ही पुराना पुल है। दरअसल उस समय में उस पक्के पुल के आसपास बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। बहुत से लोगों का मानना था कि उस पुल पर किसी प्रेत का साया है, जो कि देर रात पुल से गुजरने वालों को डराता रहता है। इसी तरह उस 8 साल पहले एक आदमी रात के 1 बजे उसी पुल से गुजर रहा था। तभी उसे एक तांगे वाला दिखाई दिया। वो ठीक आगे की ओर ही जा रहा था, तो उस आदमी ने उस तांगे वाले से कहा कि भैया, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे? उस तांगे वाले ने उस आदमी को बैठने का इशारा किया। वो आदमी चुपचाप तांगे पर बैठ गया और तांगा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सर्दियों का समय था और उस तांगे वाले ने एक बड़ा सा कंबल ओढ़ रखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस आदमी ने तांगे वाले से कहा, क्या तुम बीड़ी पियोगे? क्योंकि मैं बीड़ी पीने जा रहा हूं। पर तांगे वाले ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने दोबारा तांगे वाले से कहा
अरे भाई क्या तुम बीड़ी पियोगे? लेकिन इस बार भी तांगे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, उस आदमी ने एक बीड़ी अपने मुंह में लगाई और उसे जलाने के लिए अपनी जेब में माचिस ढूंढने लगा। माचिस उसे मिल नहीं रही थी। तो ठीक उसने तांगे वाले से कहा कि अरे भैया, क्या तुम्हारे पास माचिस होगी? लेकिन तांगे वाले ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आदमी सोचने लगा कि ये तो बड़ा अजीब तांगे वाला है, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, बहुत ही अजीब है। थोड़ी देर तक वो उस तांगे वाले को देखता रहा, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथों पर गई तो उसने पाया कि तांगे वाले के हाथ घोड़े के पैरों जैसे हैं। ये सब देखकर वो आदमी बिल्कुल दंग रह गया। उसके माथे से ऐसा पसीना छूटा कि वो चलते हुए तांगे से ही कूद गया और पागलों की तरह भागते हुए वापस रोड पर भागने लगा। वो तो शुक्र था कि तांगे वाला ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। भागते भागते उसे एक आदमी मूंगफली बेचते हुए दिखाई दिया। वो तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उस आदमी से कहा कि भाई, उस तांगे वाले के हाथ देखे, उस तांगे वाले के हाथ। उसने इतना ही कहा था कि तभी मूंगफली वाला बोल पड़ा कि कहना क्या चाहते हो? उसने ये कहते कहते अपने हाथ आगे की ओर किए। उसके हाथ भी घोड़े के पैरों जैसे ही थे। दोस्तों, ये सब देखने के बाद आदमी खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सब कुछ मानो एकदम से शांत हो गया। लेकिन जब उस आदमी को होश आया तब तक वो बेसुध एक सुनसान रास्ते पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। वो डर के मारे उसी हालत में बहुत तेजी से भागता हुआ मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी ने बताया कि वो घोड़े के पैरों वाला और कोई नहीं बल्कि एक प्रेत है, जिसकी मृत्यु एक घोड़े के कुचलने से हुई थी। तब से वो प्रेत योनि में घोड़े के पैरों के साथ लोगों को रात में डराता है। पर एक बात है, वो बस डराता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लो, ये चादर ओढ़ लो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। पुजारी ने उसको थोड़ा सा प्रसाद दिया और माथे पे तिलक लगाकर वापस घर की ओर भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अक्सर मेरे गांव में रात के समय कोई भी घर से निकलना सही नहीं समझता। मुसीबत इतनी ज़्यादा गले आन पड़ी है कि बड़ी समस्या हो तब भी वो सुबह होने के बाद ही जाते हैं। बस यही थी मेरी ये 2 कहानियाँ। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बस आप यूं ही साथ बनाए रखें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर 2 ऐसी कहानियाँ आने वाली हैं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन अभी मैं चलता हूँ। बाय बाय।